शांति उम्र में 33 के करीब थी, पर दिल में आज भी वैसा ही जोश था जैसा एक नई टीचर का होता है। उसका मानना था कि अगर बच्चों को सही संस्कार दिया जाए, सही रास्ता दिखाया जाए, तो पूरा देश बदल सकता है। उसके पति विष्णु ये बच्चियों जैसी उसकी उम्मीदों को सुनकर हमेशा मुस्कुराते थे। विष्णु की नौकरी शहर में थी, लेकिन शांति के सपनों को वो उतना ही गंभीरता से लेते थे जितना शांति खुद लेती थी। दोनों की एक 5 साल की बच्ची थी, सुप्रभा। बड़ी बड़ी आंखों वाली, थोड़ी शर्मीली, पर बहुत समझदार। जब शांति का ट्रांसफर महाराष्ट्र और मध्य प्रदेश की सीमा पर बसे एक बेहद दूर, लगभग भुलाए जा चुके गांव में हुआ, ये बदलाव उनके लिए इतना आसान नहीं था। गांव जाने के लिए आखिरी बस शाम 6 बजे मिलती थी। सड़कें टूटी हुई, चारों ओर जंगल, और रात होते ही ऐसा सन्नाटा कि लगता था जैसे पूरा गांव सांस रोक कर बैठा हो। शांति को ज्वाइन करना था, पर विष्णु का ट्रांसफर संभव नहीं था। वो शहर में रहकर ही नौकरी कर सकता था। इसलिए फैसला हुआ, शांति गांव में रहेगी और विष्णु सप्ताह के अंत में उससे मिलने आएगा। पहली बार जब विष्णु ने शांति को उस गांव में छोड़ा, उसकी आंखों में हल्की बेचैनी दिखी। वो जितना कोशिश करते, फिर भी इस जगह को वो सुरक्षित नहीं मान पा रहे थे। लेकिन शांति ने मजबूती से कहा, अगर मैं डरकर पीछे हट गई तो उस स्कूल के बच्चों का क्या होगा? विष्णु मुस्कुराए, लेकिन उनकी मुस्कान में एक अनकहा डर छुपा था। स्कूल प्रबंधन ने जो क्वार्टर दिया था, वो पुराने जमाने में बने 6 कमरों वाले ब्लॉक का एक आखिरी कमरा था। कोई वहां रहना पसंद नहीं करता, क्योंकि दीवारें जगह जगह से उखड़ी हुई थी। लकड़ी की दरवाजे रात भर आवाजें करती थी, और चारों तरफ फैला एक अजीब सा बदबूदार सन्नाटा था। और सबसे डरावनी बात थी कि पीछे जंगल था, जहां रात होते ही किसी के चलने और दौड़ने की आवाज आती थी। सुप्रभा पहली रात अपने माँ के कमरे में ही सो गई। वो बार बार दरवाजे की तरफ देखती और पूछती, मम्मा, वहाँ कोई है क्या? शांति हल्की हंसी में बात को टाल देती। नहीं बेटा, ये पुराना घर है, आवाजें तो आएंगी ही। लेकिन रात के ठीक 2:30 बजे किसी ने दरवाजे को धीरे से, बिल्कुल धीरे से खटखटाया। शांति डर गई। जंगल के इस सन्नाटे में इतनी रात को कौन हो सकता है? उसने हिम्मत करके झिर्री के बाहर झांका, पर बाहर सिर्फ अंधेरा था, बहुत घना, दम घुटने वाला अंधेरा, ऐसा कि जैसे किसी ने रात को भी काली चादर उड़ा दी हो। लेकिन जब शांति वापस मुड़ी, सुप्रभा बिस्तर पर बैठी थी। उसकी आंखें पूरी खुली हुई थी, और वो धीमी ठंडी आवाज में बोली, मम्मा, मम्मा वो आ गई। शांति ने उसे बाहों में लिया। कुछ नहीं बेटा, तुम बस सपना देख रही हो। सुप्रभा ने कोई जवाब नहीं दिया, सिर्फ दरवाजे की तरफ देखती रही। इतनी देर तक देखती रही कि शांति को भी बेचैनी होने लगी। उस रात किसी तरह नींद आ गई, लेकिन डर वही कमरे की हवा में अटका रहा। अगली रात ठीक उसी समय शांति सो रही थी कि अचानक उसे महसूस हुआ कि कोई उसे घूर रहा है। उसने आंखें खोली। सुप्रभा बिस्तर पर बैठी थी, सीधी और जड़। उसकी छोटी छोटी आंखें अब बहुत बड़ी लग रही थी, मानो डर ने उन्हें खींचकर फैला दिया हो। वो एकटक खिड़की की ओर देख रही थी। शांति ने धीरे से पूछा, सुप्रभा, क्या हुआ? सुप्रभा ने टूटी हुई आवाज में कहा, मम्मा, वो फिर आई थी। वो खिड़की से झांक रही थी। शांति का दिल एक पल को रुक गया। वो तुरंत खिड़की की ओर भागी। बाहर वही घुप अंधेरा, कोई आवाज नहीं, कोई परछाई नहीं। उसने खुद को फिर समझाया, ये बच्ची बस डर रही है, बस कल्पना कर रही है।
लेकिन एक बात उसे लगातार परेशान कर रही थी। इस सुप्रभा हर रात 2:30 बजे ही उठती है, न 1 मिनट पहले न 1 मिनट बाद। और हर बार उसकी आंखें किसी ऐसी चीज को देख रही होती थी जिसे शांति कभी देख नहीं पाती थी। कुछ ही दिनों में सुप्रभा की हालत बिगड़ने लगी। वो पहले जैसे चंचल नहीं रही। चेहरा पीला, आंखों के नीचे काले घेरे। शांति परेशान हो गई। विष्णु फोन पर बार बार कहता, बस 2 दिन रुको, मैं आता हूँ। लेकिन शांति जानती थी कि सुप्रभा को अभी किसी की ज़रूरत है तो वो सिर्फ उसकी है। शांति ने स्कूल से छुट्टी ले ली और पूरा दिन सुप्रभा के साथ रहने लगी। क्वार्टर की दीवारें अब और भी डरावनी लगने लगी थी, जैसे वो भी कुछ छुपा रही हो। दोपहर की धूप नरम थी। शांति ने सोचा, चलो आज सुप्रभा का मन बहलाऊं। सुप्रभा जमीन पर बैठकर अपनी गुड़ियों से खेल रही थी। 2 गुड़ियों को उसने ऐसा रखा था जैसे एक दूसरे को नीचे से पकड़कर खींच रहे हो। शांति हल्के से मुस्कुराई। क्या खेल रही हो बेटा? सुप्रभा ने सिर नहीं उठाया। वो खिलौनों को धीरे धीरे हिलाते हुए बोली, ये रात वाली आंटी की तरह खेल रहे हैं। कौन आंटी? वो जिसके बाल बहुत लंबे हैं और सफ़ेद हैं ऐसे, और उसका चेहरा बहुत काला है। शांति सन्न रह गई। सुप्रभा अब भी खेलती जा रही थी, लेकिन उसकी आवाज बदल गई, धीमी, थकी हुई, जैसे किसी और के शब्द दोहरा रही हो। मम्मा, रात को वो आती है, आपके पास खड़ी होती है, आपके पेट पर हाथ रखकर कहती है। सुप्रभा ने गुड़िया को धीरे से सहलाया और बोली, मैं इस बच्चे को ले जाऊंगी। शांति का चेहरा सफेद पड़ गया। उसके हाथ अचानक कांपने लगे। कौन बच्चा बेटा? सुप्रभा ने पहली बार ऊपर देखा। उसकी आंखें न जाने क्यों बिल्कुल भावहीन थी और वो बोली, मैं नहीं मम्मा, आपके पेट में जो बच्चा है वही। कमरे में एकदम सन्नाटा छा गया। पंखा धीरे धीरे आवाज कर रहा था। दीवारें और अंधेरा मानो सांस रोककर ये दृश्य देख रहे थे। शांति का दिल जोर जोर से धड़कने लगा। उसे तो खुद भी नहीं पता था कि वो मां बनने वाली है। पर सुप्रभा को कैसे पता चला? और वो औरत कौन है? दोपहर की वो बात शांति को भीतर तक हिला गई थी। वो पूरी शाम तक खुद को समझाती रही। बच्चे कभी कभी कुछ भी बोल देते हैं। सुप्रभा बस डर के कारण कल्पना कर रही होगी। लेकिन हर बार जब वो खुद को समझाने की कोशिश करती, उसके कानों में सुप्रभा की वही ठंडी आवाज गूंजती, आपके पेट में जो बच्चा है वही। उस रात पहली बार शांति सो नहीं पाई। कमरे की हवा भारी थी, जैसे अंधेरे में कोई बैठा उनकी हर हरकत को देख रहा हो। अगली सुबह शांति ने निर्णय किया, आज ही क्लिनिक जाऊंगी। सच पता लगाना ही पड़ेगा। गांव के छोटे से क्लिनिक में सिर्फ एक नर्स और एक बुजुर्ग डॉक्टर थे। कमरा हल्की फिनाइल की गंध से भरा था, लेकिन शांति के भीतर ऐसी बेचैनी थी कि उसे कुछ भी महसूस नहीं हो रहा था। उसने टेस्ट करवाया। एक एक मिनट भारी खींचता हुआ डर पैदा करता रहा। घड़ी की टिक टिक भी उसे किसी अजीब चेतावनी की तरह सुनाई दे रही थी। 10 मिनट बाद नर्स कागज लेकर आई। उसके चेहरे पर सामान्य सी पेशेवर मुस्कान थी। मैडम, टेस्ट पॉजिटिव है, आप प्रेग्नेंट हैं। वो अल्फाज शांति के कानों में पड़े, लेकिन उसके दिमाग को कुछ और ही गूंजा। मैं इस बच्चे को ले जाऊंगी। क्वार्टर के पास पहुंचते पहुंचते उसकी चाल धीमी पड़ गई। गला सूख रहा था। दरवाजा खोलने से पहले उसने गहरी सांस ली, क्योंकि अब उसे एहसास हो चुका था, इस क्वार्टर में सिर्फ वो और सुप्रभा नहीं रहते, कोई तीसरा भी है।
जो सिर्फ रात में नहीं उनकी परछाइयों में भी मौजूद रहता। क्लिनिक से लौटते समय शांति का चेहरा घबराहट से बुझा हुआ था। वापसी के रास्ते पर गांव की पुरानी मस्जिद के पास एक फकीर बैठा था, सफ़ेद दाढ़ी, खाली आंखें। शांति उसके पास जाने का इरादा नहीं रखती थी, पर जैसे किसी ने भीतर से उसे खींच लिया हो। फकीर ने पहले शांति को देखा और बिना कुछ पूछे धीमी आवाज में बोला, जिससे भाग रही हो वो पीछे नहीं तुम्हारे आगे खड़ी है। शांति का दिल धक रह गया। वो कुछ बोल पाती उससे पहले फकीर ने एक काला धागा निकाला, पुराना, धूल भरा, लेकिन अजीब तरह से भारी। इसे दरवाजे और खिड़कियों पर बांध देना, ये उसे भीतर आने से रोकेगा, मगर कुछ देर के लिए। कुछ देर के लिए? ये 3 शब्द शांति के दिल में चाकू की तरह उतर गए। उस रात शांति ने हर खिड़की पर काला धागा बांधा, धीरे से और सावधानी से, जैसे कोई अदृश्य आंख उसे देख रही हो। दरवाजे पर जब उसने धागा बांधा तो ऐसा लगा दीवारों के पीछे कोई हल्की सी सरसराहट हुई, जैसे कोई नाराज हो गया। सुप्रभा गहरी नींद में थी और उसका चेहरा थकान और डर से भरा था। आज शांति ने ठान लिया था कि वो रात भर जागेगी और देखेगी कि आखिर कौन आता। घड़ी पर 2:30 बज गए। कमरे की हवा अचानक ठंडी हो गई, इतनी ठंडी कि शांति की सांसें सफ़ेद धुएं से सामने दिखने लगी। उसी पर सुप्रभा झटके से उठ बैठी। उसकी सांसें तेज, आंखें पूरी तरह खुली हुई और बिना पलक झपकाए सीधे खिड़की की ओर घूर रही थी। शांति ने फुसफुसा कर पूछा, क्या हुआ बेटा? सुप्रभा ने धीरे धीरे गर्दन घुमाई। उसके होंठ कांप रहे थे। मम्मा, वो खिड़की पर उंगली से खटखटा रही है। शांति का कंठ सूख गया। उसने खिड़की की ओर देखा, लेकिन वहां सिर्फ काला धागा था और कांच पर गिरती हुई परछाइयां। उसी समय हल्की धीमी सी ठक ठक सुनाई दी। शांति ने आंखें चौड़ी कर ली और सुप्रभा बोली, मम्मा, वो सिर्फ खटखटा नहीं रही, वो अपनी उंगलियों से कांच तोड़ने की कोशिश कर रही। शांति ने देखा कांच पर बेहद हल्का सा कंपन हो रहा है, जैसे कोई बाहर से उसे तोड़ने की कोशिश कर रहा हो। और अब वो खटखटाहट तेज हो गई थी। आवाज के साथ खिड़की का कांच एक तेज धमाके सा टूट गया। टुकड़े कमरे के भीतर बिखर गए। कुछ शांति के हाथ पर गिरे और कुछ सुप्रभा के पास बिस्तर पर। गर्म खून की एक पतली धार शांति के हाथ से बहने लगी। हवा में बर्फीली ठंड फैल गई। बाहर का अंधेरा मानो कमरे के भीतर घुस आया। सुप्रभा ने कांपते हुए माँ का हाथ पकड़ लिया। मम्मा, वो अंदर आ गई। शांति ने हिम्मत करके देखा। खिड़की के टूटे टुकड़ों के बीच काले धागे का एक सिरा जला हुआ पड़ा था, जैसे किसी ने उंगली से उसे छुआ और वो भस्म हो गया। अब आगे क्या होगा? वो औरत अब सिर्फ बाहर नहीं, बहुत करीब थी। खिड़की टूटने के बाद कमरे में अजीब सी खामोशी फैल गई। न हवा, न पत्तों की सरसराहट, बस एक घना दम घोटने वाला सन्नाटा। शांति धीरे धीरे पीछे हट रही थी। दिल अनियंत्रित रूप से धड़क रहा था और अचानक किसी ने उसके गले को बुरी तरह से पकड़ लिया। बिना आवाज, बिना कदमों की आहट, सीधे हवा से निकलकर। शांति की चीख गले में ही दब गई। उसका शरीर दीवार से टकरा गया। उसकी उंगलियां उस अदृश्य हाथ को हटाने की कोशिश कर रही थी। उसकी आंखें फैल गईं, क्योंकि वह जिसे छू रही थी वो मानव हाथ नहीं थी। चमड़ी नहीं, न गर्माहट, बस ठंडी हड्डियों जैसी कठोरता। सुप्रभा कोने में दुबकी हुई थी। उसके होंठ कांप रहे थे और आंखों में आंसू बह रहे थे। मम्मा, मम्मा, मम्मा। वो इतना ही बोल पा रही थी। शांति के पैर हवा में उठ चुके थे। कमरे में केवल उसकी हुल्की सी आवाज़ गूंज रही थी।
उसकी आंखें बंद होने लगी, धड़कन धीमी और सब कुछ अंधेरा। और तभी दरवाजे पर तेज दस्तक हुई। जैसे ही दस्तक की आवाज़ आई, उस अदृश्य पकड़ ने एकदम उसे छोड़ दिया। शांति जमीन पर गिर पड़ी, सांस के लिए हांफते हुए। कुछ सेकंड में कमरे की हवा भी गर्म होने लगी, जैसे जो भी अंदर था वह उसी पल गायब हो गया। सुप्रभा चीखती हुई माँ की ओर भागी। मम्मा। शांति का गला लाल था, उंगलियों की चोट के निशान उभरे हुए थे। वह कांपते हाथों से उठी। दरवाज़ा फिर से बजा। शांति ने दर्द से कराते हुए दरवाज़ा खोला। सामने विष्णु खड़ा था। उसने जैसे ही शांति की हालत देखी, उसका चेहरा सफ़ेद पड़ गया। शांति उसके सीने पर गिर पड़ी, सांस टूटी हुई थी। विष्णु ने उसे कसकर पकड़ लिया। शांति, ये क्या हुआ? क्या किसी ने? पर शांति कुछ नहीं बोली। उसके होंठ सिर्फ एक ही शब्द दोहरा रहे थे, वो आ गई थी। कमरे के अंदर फर्श पर टूटे कांच और दीवारों पर खरोंच, सब कुछ खुद कहानी कह रही थी। इस रात ने एक बात बिल्कुल साफ कर दी थी। किसी चीज से शांति भाग रही थी और अब वह सामने आ चुकी थी। विष्णु शांति को लेकर डॉक्टर उमाशंकर के क्लिनिक गया। शांति की सांस अभी भी तेज चल रही थी, गले पर उंगलियों के निशान उभर आए थे। उसे संभालते हुए विष्णु बार बार कह रहा था, डरो मत शांति, अब तुम सुरक्षित हो। डॉक्टर उमाशंकर ने जैसे ही शांति की हालत देखी, उनके चेहरे पर चिंता गहरा गई। तभी विष्णु ने धीरे धीरे बोलना शुरू किया। डॉक्टर साहब, उस हादसे को 3 साल हो गए, जिस रात हमारी बेटी सुप्रभा की मौत हुई। शांति बुरी तरह टूट गई थी। कुछ ही हफ्तों में उसने कहना शुरू कर दिया था कि सुप्रभा उससे बात करती है, उसे कमरे में चलती फिरती दिखती है। डॉक्टर उमाशंकर चुपचाप सुन रहे थे। 1 साल तक मैंने उसे पागल खाने में रखा। विष्णु ने आगे कहा, आपकी निगरानी में उसकी हालत धीरे धीरे ठीक हुई। आपने खुद कहा था कि वो सामान्य जीवन में लौट सकती है। हम वापस आ गए, सब कुछ ठीक चल रहा था। आज फिर वही सब शुरू हो गया है। ऐसा लग रहा था जैसे कोई उसे मारने की कोशिश कर रहा हो। डॉक्टर उमाशंकर ने शांति की धड़कन, सांसें और गले के निशान जांचते हुए गंभीरता से पूछा, मुझे समझना होगा कि आखिर किस बात ने इसके पुराने भ्रम को फिर से जगा दिया। क्या हाल ही में कुछ ऐसा हुआ है जो उसकी यादों या भय को अचानक बाहर ला सकता है? डॉक्टर उमाशंकर ने कुछ देर तक रिपोर्ट देखी, फिर गंभीर स्वर में बोले, विष्णु, मैं उसके भ्रमों की व्याख्या कर सकता हूं। जहां तक गले पर उभरे हाथों के निशान की बात है, वे उसी के अपने हाथों के दबाव से बने। विष्णु चौंक गया। क्या? लेकिन वो तो कह रही थी कि कोई है जो उसे पकड़ रहा था। अत्यधिक घबराहट और मानसिक तनाव में कई मरीज अनजाने में अपने आप को ही गला घोट देते हैं। उन्हें महसूस होता है कि कोई बाहरी शक्ति है जो उसे पकड़ रही, और वास्तव में ये उनका खुद का ही काम होता है। कमरे में किसी और के होने का कोई सबूत तो नहीं मिला। इससे शांति की कहानी का सच होना मुमकिन नहीं। विष्णु की आंखों में डर और बेचैनी तैरने लगी। उसे कुछ समझ नहीं आ रहा था। क्या शांति वाकई में अपने ही मन से लड़ रही थी, या कुछ और था जिसे विज्ञान अभी तक पकड़ नहीं पाया? विष्णु, एक बात और जो समझ नहीं आई। उन्होंने रिपोर्ट उठाकर प्रकाश की ओर देखा। ये घटना से 1 दिन पहले की रिपोर्ट है, जिसमें शांति गर्भवती थी। पर घटना के बाद की रिपोर्ट
उन्होंने कागज नीचे रख दिया। कहती है कि वह गर्भवती नहीं। विष्णु के चेहरे पर सन्नाटा पसर गया। डॉक्टर की आवाज और गहरी हो गई। ये मेडिकल की दृष्टि में संभव नहीं। इस तरह रातों रात गर्भ गायब नहीं होता। विष्णु, मुझे लगता है कि आपके घर में आपकी पत्नी के आसपास कुछ ऐसा है जो हमारी आंखें नहीं देख सकती। कुछ बहुत अजीब सा हो रहा है। कमरे में एक पल की असहज खामोशी पसरी थी। विष्णु की उंगलियां कांपने लगी और विष्णु की आंखें फैल गईं। लेकिन कारण डॉक्टर की बातें नहीं थी। वह धीरे धीरे डॉक्टर के पीछे वाली कुर्सी की ओर देखने लगा। चेहरा पीला पड़ता गया, सांसें तेज होने लगी। विष्णु के होंठ कांपे, आवाज मुश्किल से निकली। डॉक्टर, आप नहीं देख पा रहे हैं क्या? उमा शंकर ने पीछे मुड़कर देखा। उस कुर्सी पर शांति बैठी थी, पर विष्णु के लिए कुछ और ही था। उसी कुर्सी पर सुप्रभा बिल्कुल शांत लेटी हुई थी, अपनी माँ की गोद में सर रखकर, जैसे गहरी नींद में हो। वही सुप्रभा जो 3 साल पहले मर चुकी थी। विष्णु की आंखों से आंसू बहने लगे और वो धीरे धीरे फुसफुसाया, वो वापस आ गई है।